बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सीरीज स्टार्ट किया हूं ना भाई, एग्जाम तक कराऊंगा, टोटल ऑब्जेक्टिव करा दूंगा आपके पांचों सब्जेक्ट में, ध्यान से देखना, ठीक ना। आपके टोटल जो बिकने वाले पीडीएफ हैं जहां से सारे क्वेश्चंस लड़ ही जाते हैं, वे सारे के सारे अब होने वाले हैं भाई। सब्सक्राइब कर देना अगर तुम नए बच्चे हो तो, बाकी पुराने बच्चे मुझे अच्छे से जानते हैं। विवर्तन की घटना को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो विवर्तन की घटना को टोटल भाई साहब 5 वर्गों में, कितने 5 वर्गों में बांटा गया है। डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। और इसी बात के लिए तुम अभी लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, एग्जाम में फोड़ना है ना। चलो तो जुड़ोगे इस चैनल से, मुझे पता है भाई, है ना। निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्णीय प्रकाश का स्रोत होता है? तो होता है लेसर, वो होता है लेसर। डी नंबर का ऑप्शन सही है। ये सवाल आसान सा था यार, ये सवाल आसान सा था। चलो अगला सवाल करेंगे, 3 नंबर का सवाल, जो वीवीआई तो है ही, लेकिन ये हु बहु पूछता है एग्जाम में, हु बहु पूछता है जस का तस, जस का तस पूछता है। प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है? देखो सवाल इंपॉर्टेंट है ना भाई। तो ईथर कण से, है ना, ईथर पार्टिकल्स। ए नंबर ऑप्शन सही है, ध्यान से देख लो, ए नंबर का ऑप्शन सही है। याद करके ही जाना, याद है तो भाई आप वीडियो को थोड़ा तेज भी कर सकते हो, नहीं याद है आराम से करके चलो, यूट्यूब में सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। एक प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? ठीक है, सवाल आपने अच्छे से देख लिया। घटना पूछ रहा है, वो घटना विचलन होती है जिसको डेविएशन बोलते हैं। एक प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर, यानी आती है तो एक प्रिज्म पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो वो होती है विचलन घटना, ठीक है, वो होती है विचलन घटना। राइट गाइस। चलो अगला सवाल हम लोग करेंगे, प्रकाश के रंग के कारण, ध्यान से सुनना ये सवाल क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के रंग के कारण इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य के कारण ही ना भाई प्रकाश का रंग जो होता है, लाल पीला नीला जो भी आपको दिखाई दे, जैसा अभी पीला दिखाई देता है, तो प्रकाश में हर एक अलग कलर होता है भाई, हर कलर होता है। तो इसलिए ना लाल पीला नीला सब कपड़ा दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश में हर कलर है, तभी तो धरती पे आप कोई भी कलर देख पा रहे हो, लाइट पड़ते हैं। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? अब ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। निकल प्रिज्म को किया जाता है ना। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो निकल प्रिज्म को। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग करेंगे, एक पतले प्रिज्म के रंग का कारण क्या होता है? तो एक पतले प्रिज्म के रंग का कारण होता है व्यक्तीकरण। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का, जिसको हम बोलते हैं इनफ्रेंस, क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस, सॉरी इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस याद रखना। अगला सवाल है, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, कराती नहीं, करती है, ठीक है। चलो अच्छे से याद रखना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन सही है। अब ये सवाल वीवीआई है, अब ये सवाल तुम नहीं देखोगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो भाई तुम्हारा नंबर कटेगा। किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, तो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। अगला सवाल अब कर लेते हैं थोड़ा सा, जो कि 9 नंबर का सवाल है। ध्यान से देखिएगा, 9 नंबर का सवाल, खगोलीय दूरदर्शन में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शन में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है लाडलो, वो काल्पनिक और उल्टा होता है, जिसको वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं। तो सी नंबर का ऑप्शन सही है ना। सवाल आपने देख लिया ना, खगोलीय दूरदर्शन में अंतिम प्रतिबिंब होता है, क्या होते हैं? काल्पनिक और उल्टा होता है, जिसको हम वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, 10 नंबर। 10 नंबर सवाल कर रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष में व्यवहार किया गया लेंस होता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में व्यवहार किया गया लेंस आपका जो होता है वो बेलनाकार लेंस होता है, ठीक है। अच्छे से याद रख लेना, डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, ठीक है। व्यवहार पूछ रहा था। अगला सवाल पूछ लेते, देख लेते हैं 11 नंबर, जिसके द्वारा नेत्र लेंस की मोटाई है ना परिवर्तित की जा सकती है, वह क्या होता है? वह क्या होता है? उसको हम सिलियरली मांसपेशियां बोलते हैं, ठीक है, सिलियरली मसल्स। तो सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे जो कि 12 नंबर का सवाल है, कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस लेंस की तरह भाई साहब व्यवहार करता है? तो करता है अवतल लेंस की तरह, जिसको हम बोलते हैं कनकेव लेंस, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन सही है। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोलना भूल गया था, तो इसके लिए सॉरी। मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट।
अगला सवाल करेंगे जो कि 13 नंबर सवाल है कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, घट जाती है ना, डिक्रीज हो जाती है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 14 नंबर, कह रहा है क्लैंडिंग का अपवर्तनांक है ना क्रोड के अपवर्तनांक से होता है तो क्या होता है, कम होता है, लेस होता है। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है ना, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगला सवाल करेंगे 15 नंबर, ध्यान से देखना 15 नंबर लाडलो, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होता है, वो घटता है ना। ध्यान से, प्रकाश कांच में जब घुसेगी तो थोड़ा मोटा लाइट कम ही होगा ना, भले पार हो जाएगी उधर है ना, लेकिन थोड़ा सा उसका लाइट कम हो जाएगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, वो क्या होती है लाडलो, वो होती है अनंत, इन्फिनिटी, ऐसा भी दे सकता है साइन देकर। ठीक है, तो अच्छे से याद रख लेना, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे जो कि 17 नंबर सवाल है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो भाई साहब ये सवाल देखो इतना आसान है, लेंस का होता है डायोप्टर, हर बच्चे को पता है ना, डायोप्टर होता है, कभी कभी डायोप्टर ऐसे भी लिखा था है, तो अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं 18 नंबर, किसी विद्युत प्रवाह का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा का उष्मा उद्भव में, ना विद्युत को उष्मा में है ना, विद्युत को उष्मा, भी से विद्युत मान लो, विद्युत को उष्मा में बदल देता है। ध्यान से क्वेश्चन सुन लो, उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोध। अगला सवाल देख लो 19 नंबर, 19 नंबर का किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है ऊर्जा, ऊर्जा का होता है भाई ये किलोवाट, किलोवाट सॉरी किलोवाट, KWH। ठीक है, किसका होता है, ऊर्जा का। आई होप कि आपको सारे सवाल याद हो रहे होंगे है ना, अच्छे तरीके से याद हो रहे होंगे, एंड भाई के चैनल को सब्सक्राइब करोगे। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है लाडलो तापमान बढ़ने पर। ठीक है, चलो ए नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि अगला सवाल है 21 नंबर, माइक्रोफैराडे का मात्रक क्या होगा। माइक्रोफैराडे, क्वेश्चन ही काट दिया, बट सी नंबर होगा, विद्युत धारिता का, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का। सवाल आपने देख लिया था। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। 22 नंबर सवाल है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगा होगा है ना, देखो ध्यान से, इनमें से कोई भी नहीं होगा भाई, कोई भी, सतह पर नहीं, सतह के अलावा अंदर भी नहीं, केवल भीतर भी नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगला सवाल देखेंगे 23 नंबर, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है कूलाम्ब पर मीटर। अच्छे से याद रख लेना, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है ना। अगला सवाल करेंगे जो 24 नंबर सवाल है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पूछ रहा है। आप कोई भी वस्तु को आवेशित करोगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ध्यान से देखना, डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर। ठीक है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इतना बार बोलता हूं ना कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव याद होते हैं मेरे वीडियो से, बस इतना अपने दिमाग में रखना। प्रिज्म में निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं हो सकती है। प्रिज्म में पूछ रहा है, ऑप्शन देख लो, देखो अपवर्तन भी हो सकता है, पूर्णात्मिक परिवर्तन भी हो सकता है और विचलन भी हो सकता है, तीनों होता है। तो डी नंबर आप कहोगे कि इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। चलो, तो विचलन भी होता है भाई, है ना, तो अपवर्तन भी होता है, सब होता है। अगला सवाल करेंगे, मॉडुलन कितने प्रकार के होते हैं। मॉडुलन जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 ऐसे भी दे सकता है ना, 3 ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 3 लिखा गया है, 3 होना चाहिए था। चलो अगला सवाल कर लेंगे 27 नंबर, नंड गेट में एंड गेट के साथ कौन सा गेट आता है। NAND के साथ AND तो आता ही है, बट उसके साथ साथ और कौन सा आता है, तो और नॉट आता है, NOT भी आता है। ठीक है, चलो उम्मीद है याद हो गया होगा, उम्मीद है याद हो गया होगा। अगला सवाल, निम्न में कौन सा सार्वत्रिक लॉजिक गेट है। अब ये सवाल तो भाई आसान है, ये सवाल तो आसान है, और इसका बता दोगे, NAND सार्वत्रिक लॉजिक गेट कहलाता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है भाई, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे जो कि 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसे विभाजित किया जा सकता है। ये सवाल बहुत VVI है और हु बहु पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो फोटोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोटोन। तो डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 30 नंबर लास्ट सवाल है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की जो सफल व्याख्या है वो किसने किया था।
ये सवाल देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम पूछ रहा है ना, तब बोर नहीं किया था। चलो बहुत बढ़िया, सी नंबर ऑप्शन सही है ना। डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। बेस्ट ऑफ लक।